जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक प्रस्तावना या प्रियम्बल डिस्कस करेंगे। दिखने में ये टॉपिक जितना छोटा है उतने बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि प्रियम्बल या प्रस्तावना से लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम ले, चाहे वो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम ले। हर एक परीक्षा जिसमें इंडियन पॉलिटी आती है मस्ट है कि उसमें अगर इंडियन पॉलिटी है तो प्रियम्बल से क्वेश्चन आना तो फिक्स है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आज हम उसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे। तो क्या है प्रियम्बल? तो प्रस्तावना कुछ नहीं है, जो हमारी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भारतीय संविधान एक किताब है, उस किताब का सारा सारांश इस एक पन्ने में, यानी कि आप समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में लिखी हुई या भारत के लोगों के लिए भारतीय संविधान में जो जो विशेषताएं दी गई हैं उन सबको संक्षिप्त रूप में पढ़ना एक प्रस्तावना है। तो भारत की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 में तिमार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यही भारत का संविधान की प्रस्तावना है। आप लोग भी इसे याद रख सकते हैं। इसे याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें भी जितने भी शब्दांश यूज़ हो रहे हैं, जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, उन सब से उन्हीं सबको एक्सपैंड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी अभी मैं आपको समझाऊँगा। चलिए, अभी जो मैंने प्रस्तावना बोला, उस प्रस्तावना से हमें एक जानकारी मिलती है। उस प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो उस प्रस्तावना से पहली जानकारी हमें ये मिलती है कि भारत का जो संविधान है वो आंशिक रूप से या पहली बार अब आंशिक रूप से भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत का संविधान पहली बार कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन इस दिन भारत का संविधान पूरी तरह से पूरे देश में लागू नहीं हुआ था, अर्थात आंशिक रूप से लागू हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि पूरी तरह से कब लागू हुआ था? तो पूर्ण रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को महज 2 महीने बाद संविधान लागू हुआ था। तो आंशिक रूप से भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 तथा पूर्ण रूप से भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। इसके अलावा हमें क्या जानना चाहिए? तो प्रस्तावना से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार ही संविधान संशोधन हुआ है, जिसे 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। तो प्रस्तावना में केवल एक संविधान संशोधन हुआ है, जिसे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना में कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो 1976 ईस्वी में हुआ है। इस संविधान संशोधन में क्या किया गया है? तो इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। वो 3 नए शब्द क्या हैं भाई? तो वो जान लेते हैं। वो 3 नए शब्द कुछ इस प्रकार है। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। जी हाँ, ये 3 शब्द हैं। इंग्लिश में इसे सोशलिज्म बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष को सेकुलरिज्म बोलते हैं और अखंडता को इंटीग्रिटी बोलते हैं।
तो इसे आप ISS से याद रख सकते हैं, या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है। तो आपने ध्यान से अगर सुना होगा तो मैंने जब बोला था प्रस्तावना को, तो मैंने कहा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, तो ये 3 न्याय की बात की गई है जो सभी नागरिकों को भारत का संविधान देता है। तो 3 तरह के न्याय की भी बात की गई है। वो न्याय के शीर्ष की है तो भैया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है? तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब प्रस्तावना से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कभी कभार कि ये जो प्रस्तावना है ये किस संविधान से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको बता दें, भारतीय संविधान का ज़्यादातर जो पार्ट है वो विदेशी संविधान से लिया गया है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो। बहुत जगहों से भारत का संविधान, चाहे वो ब्रिटेन हो, तो काफ़ी जगहों से भारत के संविधान के हिस्से लिए गए हैं, और मुख्य चाहे वो कनाडा हो। तो आपको बता दें कि प्रस्तावना का जो मॉडल है वो USA से लिया गया है। USA क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो USA का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम नॉर्मली अमेरिका के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपको याद रखना है वो भारत का है। हाँ, भारत ने कई देशों से मिलकर या कई देशों के संविधान से जितनी भी अच्छी चीज़ें थी उन्हें लेकर भारत का एक अखंड संविधान या बड़ा संविधान लिखकर, तो लिखित रूप में भारत का सबसे बड़ा संविधान है। जबकि पहला लिखित रूप में संविधान किसके पास था? तो वो USA का था। दूसरा, और आपको याद रखना है जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो मॉडल लिया गया है वो भारत में वो किस देश से है? तो USA से है। दूसरा क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना हमें USA से लिया गया है, और हमारे देश में प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब प्रस्तावना की कुछ शब्दावलियों को समझते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट। जैसे कि इसमें आया आपने ध्यान से सुना होगा कि जैसे ही मैंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो वाक्य बोला यही बोला कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब है कि ये जो भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान भारतीय लोगों के द्वारा लिखा गया है और भारतीय लोगों के लिए ही है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे ये आपको बता दें कि ये वाक्यांश भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है प्रभुत्व संपन्न। तीसरा से तो हम एक साथ कई सारे, ये मेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? तो हमारा जो देश है प्रभुत्व संपन्न ऐसा राज्य जो अपने देश के आंतरिक मामलों या मतलब विदेशी मामलों के लिए
डिसीजन लेने के लिए, उनके ऊपर कुछ भी निर्णय लेने के लिए बाध्य ना हो, किसी और देश से उसे कोई परमिशन ना लेनी पड़ती हो, तो ऐसे देश को बोलते हैं संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब हमारा देश, अगर हम अपने देश में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमें किसी और देश की सरकार से पूछने की ज़रूरत नहीं। हम अपने देश के अंदर या विदेशी मामले पर निर्णय खुद ही लेने के लिए सक्षम है, इसे कहा जाता है प्रभुत्व संपन्न। अतः भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। दूसरा, समाजवादी। समाजवादी क्या? समाजवादी पैटर्न का मतलब होता है, समाजवादी एक व्यवस्था को दर्शाता है। भारत में समाजवादी व्यवस्था है पर पूर्णता नहीं, लेकिन भारत में ज़्यादातर समाजवादी व्यवस्था है, यानी कि सरकार आपको बराबरी में रहने का मौका देती है, सभी को बराबर से समानता देती है, सभी को समाज में एक जैसा बनने के लिए वो प्रोत्साहित करती है, उसके लिए वो कई योजनाएं निकालती है। तो इसी से पता चलता है कि भारत एक समाजवादी देश है। दूसरा, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक एक व्यवस्था का नाम है। कहीं भी कोई सरकार अगर शासन कर रही है तो वो एक व्यवस्था के तहत कर रही है। इसे इंग्लिश में डेमोक्रेटिक बोला जाता है, डेमोक्रेसी से बना हुआ है। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है, इस पर अब्राहम लिंकन ने एक अच्छा कोटेशन दिया था कि अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। इसका मतलब है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यानी जनता ही अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को भेजती है संसद, और वहीं से वो जो नियम कानून बनाते हैं उन्हें फॉलो करती है जनता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता का ही शासन है, पर ऐसा रियलिटी नहीं है। देख रहे हैं नेताओं, अब जब जैसे ही नेता को वहाँ पहुँचाया जाता है अपने प्रतिनिधि के रूप में कि वो जनता का काम करे, तो वो अपना घर का काम करने लगता है। तो मानते हैं कि व्यवस्था लागू नहीं है, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि जब ये भारत के संविधान निर्माताओं ने बनाया था तो ये सोच के नहीं बनाया था कि कुछ ऐसा भविष्य देखने को मिलेगा। चलिए, हम ही आप सुधारेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब आगे देखते हैं गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है कि भारत में जो सरकार शासन करेगी, जो सत्ता चलाएगी, वो किसी एक व्यक्ति वंश द्वारा ना होकर के निर्वाचन के तहत चलेगा। यानी उस व्यक्ति को जनता चुनेंगे, न कि किसी वंश से रिलेटेड वो व्यक्ति होगा, ठीक है, या किसी राजा महाराजाओं के घर से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जनता जिस व्यक्ति को चुनेगी वही शासन का प्रमुख होगा, ठीक है। आगे कुछ और शब्द हैं, जैसे समता, बंधुता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। समता का मतलब समानता। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को समानता मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, जैसा भी हो, उसे समानता का अधिकार। यानी कि कानून आपके लिए भी समान है, कानून अंबानी के लिए भी समान है, कानून हम लोग के लिए भी समान है, और कानून एक भिखारी के लिए समान। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें भी कानून बराबर की सज़ा देगा। यदि हम किसी की हत्या कर देते हैं तो हमारे ऊपर भी 302 के तहत मुकदमा चलेगा। यदि अंबानी किसी की हत्या कर देते हैं तो उनके ऊपर, ऐसा नहीं वो अमीर हैं तो उनके ऊपर केस नहीं चलेगा, क्योंकि भारत में एक चीज़ है समता। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस पर तो पूरा मौलिक अधिकार लिखा हुआ है संविधान में कि पहला ही मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, ठीक है। तो जिसके तहत कानून और विधि के समक्ष सबको समान अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। आगे बंधुता देखते हैं। बंधुता क्या है? बंधुता मतलब फ्रेंडशिप बनाए रखना है। भारत एक परिवार की तरह रहे, भारत में सब मिलकर जुल कर रहे, कोई अलग ना हो, ठीक है। भाईचारे के लोगों के अंदर व्यवहार बना रहे, सद्भावना बनी रहे। लोग आजकल पड़ोसी को नहीं देख रहा है, लोगों के अंदर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगल बगल को देखना ही नहीं चाहते हैं, वो ना उनके पास समय है किसी के पास। और जब से ये मोबाइल आ गया है तब से तो मत पूछिए। तो लोगों के अंदर बंधुता बनी रहे, भाईचारा बना रहेगा, तो लोगों के अंदर भाईचारा के कारण देशभक्ति भी बनी रहेगी, इस कारण बंधुता भी दिया गया। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, पंथ निरपेक्ष। मैं बता दूं, ये पंथ निरपेक्ष डायरेक्ट मेरे परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्ष से क्या समझते हैं। तो पंथ निरपेक्ष से आप समझने का केवल एक फंडा समझिए कि पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत किसी विशेष धर्म को नहीं मानता, बल्कि भारत में जितने भी धर्म हैं उन सभी को भारत समान संरक्षण और समान सम्मान देता है, ठीक है। तो भारत कोई धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है कि ये हिंदू धर्म को ही मानता है या मुस्लिम धर्म को ही मानता है या पाकिस्तान की तरह इस्लाम धर्म को ही मान रहा है, ठीक है, या बौद्ध धर्म को ही मान रहा है। भारत सभी धर्मों को मानता है, ठीक है। इसके लिए तो भारत में फिर मौलिक अधिकार है,
ठीक है। अनुच्छेद 28 से अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक पूरा धार्मिक स्वतंत्रता पर पूरा मौलिक अधिकार दिया गया है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा देश है हमारा जहाँ बस आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इतनी सुविधाएं, इतनी जो अच्छी नीतियाँ हैं वो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने दी है। आज के नेता लोग होते तो बेच दिए होते देश अगर ये संविधान ना होता, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष हम लोग समझ गए। ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यही है, इन्हीं से परीक्षाओं में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा तो आपको प्रीएम्बल ही बताना है, लेकिन जब पर्टिकुलर डिनोट कर दे कि B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बताया गया है, तो आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा बताया था, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा बताया है, तो आर्टिकल 32 को। और भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को, ठीक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए प्रीएम्बल से रिलेटेड। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।